Assalamu alaikum students. Welcome to academic reading and writing. Today our topic is organizing your information. Students हम ऐसे राइटिंग करते हैं या स्टोरी टेलिंग करते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं या डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको लिखने के लिए हम कोई ना कोई मेथड अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज के टॉपिक में आज ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इस लेसन को सुनने के बाद आप समझ सकेंगे, आप इस अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स होती हैं ये एक राइटर को या रीडर को फोकस्ड रहने में किस तरह से हेल्प करती हैं और वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अडॉप्ट करके हम मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस है या स्पेशल ऑर्डर है। अब किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करने की इम्पोर्टेंस क्या है, ये ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को करना क्यों ज़रूरी है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसका कंटेंट। आप ये देखते हैं कि बहुत सारे हम ड्रामास देखते हैं, बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं या बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ते हैं या बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जितना मर्ज़ी स्टैंडर्ड का कंटेंट प्रेजेंट किया गया हो, अगर उसको ऑर्गेनाइज़ प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, अगर इवेंट्स को प्रॉपर तरीके से नहीं जोड़ा गया या एडिटिंग अच्छे तरीके से नहीं की गई, तो वो पूरे का पूरा जो कंटेंट होता है वो बर्बाद होकर रह जाता है। जो मैसेज होता है वो बजाय के प्रॉपर कन्वे होने के वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न के साथ अगर अपने कंटेंट को हम सेट करें तो वो रीडर को कन्फ्यूजन से बचाता है और हमारे उन मकासद को हासिल करने में हमारी मदद करता है जिसके लिए हमने वो राइटिंग की है। और हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक रीडर को हेल्प करता है कि वो समझ सके कि जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं वो बात उसको सपोर्ट करने वाले जो आर्गुमेंट्स है उसके साथ कैसे रिलेट करती है। और साथ साथ में ये प्लानिंग और राइटिंग ऐसे में भी हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद होता है कि हमने किस चीज़ को किस तरीके से लिखना है, तो ये हमें लिखने वाले को भी फोकस रखता है। अगर हम पहले ही सोच लें कि हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, यानी कि हमारा एसे की शेप कैसे होगी या हमारी रिपोर्ट या हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारी स्टोरी की शेप कैसी होगी, तो फिर ये हमें या हमारे पैराग्राफ का डिवीज़न क्या होगा, तो हमारे लिए ये आसान होगा कि हम फिर इन्फॉर्मेशन को रिसर्च कैसे करते हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर कैसे करते हैं। तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले सोच लें कि हमने एक्चुअली उसको लिखना कैसे है, फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें या रिसर्च करें या डिफरेंट सोर्सेज से अपने लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना भी आसान हो जाता है। अच्छा, इस पूरे लेक्चर में हम 3 तरह के जो जो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करने के जो 3 तरीके हैं उन पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस है, तीसरा स्पेशल ऑर्डर है। ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है अगर हम इनमें से किसी एक तरीके को अडॉप्ट करते हैं, किसी एक मेथड को अडॉप्ट करते हैं, तो ये हमारी हेल्प कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी ऐसे राइटिंग से पहले या स्टोरी राइटिंग से पहले या रिपोर्ट राइटिंग से पहले या कोई भी फॉर्म है हमारी राइटिंग, उससे पहले हम जब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारे जहन में जो सोच आती है, जो आइडियाज़ आते हैं, वो बड़े रैंडम मैनर में आते हैं, यानी कि बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं और हम बस उसको जॉट डाउन कर रहे होते हैं। अगर हम उसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं तो हमारे रीडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे रीडर जो हैं, जो हमारे ऐसे का या हमारे प्रेजेंटेशन का या कोई भी हम पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हैं, वो जो हमारा रीडर है या रीडर्स हैं, वो उनका ताल्लुक डिफरेंट बैकग्राउंड से है। उनका बैकग्राउंड हमारे जैसा नहीं है, उनके व्यू पॉइंट्स हमसे डिफरेंट हैं, उनके आइडियाज़, उनके ख़यालात उन हमसे मुख्तलिफ हैं। तो हमारी की हुई बात हमारी ऑडियंस को या हमारी रीडर को समझ आ जाए, हमने ये सोच के अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। और ये जो मेथड्स होते हैं ये हमें यहीं पे ही हेल्प करते हैं, जिससे हमारे रीडर को हमारी बात समझ आ जाए। फिर एक बेहतर और एक सॉलिड जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है, ये हमें ड्राफ्टिंग करते हुए या हमारा ऐसे लिखते हुए या उसका जो इनिशियल ड्राफ्ट है या उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है लिखते हुए हमारी हेल्प करता है और हमारे लिए कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। हमें पता होता है कि हमने अब पहले ये करना है, बाद में ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो अगर हमें ये पहले से पता हो
कि हमने अपना जो ऐसे है या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने पैराग्राफ्स में कैसे डिवाइड करना है या उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो ये हमारी थॉट्स को भी एक्सप्रेस करने में हमारी बड़े अच्छे से मदद करता है। तो स्ट्रक्चर प्लान करना ऐसे का और सपोर्टिंग एविडेंस से पहले ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बजाय कि हम पहले एविडेंस इकट्ठे कर लें, बाद में फिर हम इसमें से सोचें कि हमने इसमें से किस एविडेंस को आगे रखना है या किस मटेरियल को आगे रखना है और किस मटेरियल को आगे नहीं रखना है। तो अगर हम पहले से पैटर्न सोच लें कि हमने किस पैटर्न में अपनी राइटिंग को लिखना है, तो उसमें हमारे लिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना भी आसान हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम टाइम ऑर्डर से बात करते हैं। टाइम ऑर्डर में क्या क्या होता है कि जो सबसे पहले माजी में बात हुई हो, फिर उसके बाद होने वाली बात, फिर उसके बाद होने वाली बात, फिर उसके बाद होने वाली बात करते करते हम बिल्कुल जो रिसेंट प्रेजेंट में जो लास्ट जो इम्प्रूवमेंट या जो भी इवेंट हुआ होता है वहाँ तक आ जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि टाइम ऑर्डर में किस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे काम आती है, हम किस पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो ये हिस्ट्री या किसी हिस्टोरिकल इवेंट को या किसी ऐसे टॉपिक को जो हिस्ट्री से रिलेट करता हो, उसमें ये यही काम आती है। सेकेंडली, हम जब स्टोरी टेलिंग करते हैं या स्टोरी राइटिंग करते हैं या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस बताते हैं, तो उसमें भी ये टाइम ऑर्डर ही इस्तेमाल होता है। आप कोई भी स्टोरी देख लीजिए, उसमें हम टाइम ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इवेंट्स को अरेंज करते हैं उसके टाइम के हिसाब से। थर्डली, जब हम किसी चीज़ को बनाने का प्रोसेस बता रहे होते हैं, यानी कि डू इट योरसेल्फ आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। और जब हम कोई रेसिपी बता रहे होते हैं या किसी चीज़ को बनाने का तरीका बता रहे होते हैं, तो असल में हम वहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही बताते हैं, यानी कि सबसे पहले ये, बाद में ये, फिर ये, फिर ये। या फिर स्टेप्स इन अ प्रोसेस, किसी भी काम करने का तरीका, या फिर हम जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या किसी भी मेथड के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की ही बात कर रहे होते हैं। अब ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ मोस्टली यूज्ड इन एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग में क्या होता है कि जब हम किसी बात को एक्सपोज़ करते हैं, जब हम किसी को एकदम से कोई बात बताते हैं, कोई नई बात बताने की कोशिश करते हैं, उसमें नरेशन भी आ सकता है, डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है, इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, या एक्सप्लेन अ प्रोसेस भी आ सकता है। जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं, तो हम उसमें इवेंट्स को अरेंज करते हैं जिसमें वो एक्चुअली हैपन होते हैं, यानी कि वो जिस तरह वो इवेंट्स होते हैं उनको हम उसी ऑर्डर में ही बयान करते चले जाते हैं। या फिर हम बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस भी स्टेप बाय स्टेप दे रहे होते हैं। जब आप देखते हैं कि बहुत सारे जो साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें भी जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसमें भी स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि आप पहले ये करेंगे, बाद में ये करेंगे, बाद में ये करेंगे। अब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो इस प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, देन, आफ्टर दैट, लेटर एंड फाइनली, यानी कि इस तरह के वर्ड्स फ्रीक्वेंटली हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले एसेस के अंदर मिलेंगे। दिस ट्रांजिशन वर्ड्स गाइड यू एंड योर रीडर्स थ्रू द पेपर एज यू एक्सपैंड योर थीसिस। तो हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर हम एयरलाइन इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में अगर हमें कहा जाए कि ऐसे लिखें, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम इसके स्टार्ट लेंगे कि जी एयरलाइन इंडस्ट्री एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट, राइट ब्रदर से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से एरोप्लेन या प्लेन बनाने का जो एक प्रोसेस था राइट ब्रदर्स ने शुरू किया। और उन्होंने एक उसका एक इनिशियल डिज़ाइन तैयार किया और फिर उसके बहुत सारे तजर्बे किए। इससे चलते चलते फिर हम उसके अंदर जो जो डेवलपमेंट होती जाएगी उस पे बात करते करते एक टाइम लाइन के साथ साथ हम अनटिल प्रेजेंट टाइम तक उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। एंड यू वुड फॉलो द चेन ऑफ इवेंट्स यूजिंग वर्ड्स सच एज फर्स्ट, देन, नेक्स्ट एंड सो ऑन। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको इस ऑर्डर को इस्तेमाल करते हुए राइटिंग करनी पड़ सकती है। उसके लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि आपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को एक कंप्लेंट फ़ाइल करनी है। तो आपको कोई शिकायत हो गई है और आपने वो शिकायत ने एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपने वो शिकायत करनी है, तो उसके लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ये बड़ा यूज़फुल टूल है। कैसे? आपने शिकायत करनी है तो आपने उठा के ऐसी शिकायत नहीं कर देनी है, आपने वो वाक़या बताना है, वो आपने इवेंट बताना है, या आपने वो पिछली तमाम बातें बतानी हैं जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए हैं कि आपने आगे शिकायत करनी है। तो उन इवेंट्स को
एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, फिर फ़लाँ टाइम पे ये हुआ, फ़लाँ टाइम पे ये हुआ करते हुए फिर आप एक पूरे एविडेंस के साथ एक फ़ाइल तैयार करते हैं। अच्छा, इससे ये होगा कि आपने एक लॉजिकल वे में अपनी शिकायत की, लॉजिकल वे में आपने इवेंट्स बताए और उसके साथ उसके प्रूफ्स दिए और साथ में आपने क्री ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल किए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बात को सुना भी जाएगा और फिर आपकी बात का हेल्प भी किया जाएगा। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को चूज़ करते हुए हमने कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी है कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? जब हम ऐसे लिख रहे हों जिसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी हैवी किस्म की रिसर्च डिस्कस की जा रही हो या बताई जा रही हो, तो वहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना ज़रूरी है। यानी कि पहले इस रिसर्च में या इस मामले को लेके पहले ये उसके फाइंडिंग्स थी या बाद में फिर ये हुआ, फिर मज़ीद उसके अंदर ये चेंजेज़ आए, फिर उसके अंदर ये चेंजेज़ आए। दूसरा, जब हमने किसी चीज़ की लिस्ट तैयार करनी है या हमने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है या नरेट करना है, तो वहाँ पर भी यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही इस्तेमाल होगा। थर्डली, लिटरेरी वर्क्स को डिस्क्राइब करते हुए हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे पोएम्स हैं, प्लेज़ हैं और बुक्स हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए कि जब हम किसी पोएम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो हम बताते हैं कि जी पोएट ने पहले ये कहा है, फिर उसने ये कहा है, फिर उसने ये कहा है। तो एक्चुअली हम यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं। या फिर हम किसी राइटर की राइटिंग्स की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम ये बता रहे होते हैं कि जी पहले इस राइटर ने ये लिखा, फिर इसने ये लिखा, फिर इसने ये लिखा। अब यहाँ पर आपको एक मैं टिप बता रही हूँ कि जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर एक छोटा-सा हिंट दे देना चाहिए कि हम आगे किस ऑर्डर या किस फॉर्म में बात कर रहे हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो आने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा-सा हिंट दे। दूसरा ये कि हमारा जो बॉडी पैराग्राफ है, वो क्लियर डिवीज़न दे रहा हो और उस स्टेप्स और क्रोनोलॉजी की, लाइक कि जो बात पहले हुई है वो पहले बताएँ या जो बात बाद में हुई है वो बाद में बताएँ। या फिर अगर हमने कोई इवेंट आज का, प्रेज़ेंट का या बीच का उसको डिस्कस किया है, तो हमने क्लियरली बताना है कि अब हम पास्ट में से बात बताने जा रहे हैं या फिर अब हम फ्यूचर में से या प्रेज़ेंट में से बात बताने जा रहे हैं। यानी कि हमारा जो क्रोनोलॉजी है, जो हमारा टाइमलाइन है, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। और फिर उन पैराग्राफ को डिवाइड किया जाए टाइम में, कैसे? डेकेड्स में या फिर एक वॉर से दूसरी वॉर के दरमियान आने वाले जो अरसा है उसको डिस्कस किया जाए। आपने ये देखा होगा कि हम 20th सेंचुरी को जब डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम डेकेड्स पे बात कर रहे होते हैं या फिर हम वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ये हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ। यानी कि हमने वॉर को एक टाइमलाइन के तौर पे इस्तेमाल किया। या फिर कुछ और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जैसे 1947 है या 1970 है या इमर्जेंस ऑफ न्यू सेंचुरी है, 21st सेंचुरी का स्टार्ट है। तो हम इन हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी हम एक टाइमलाइन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम फिर इस सेम स्ट्रक्चर को अपनी पूरी की पूरी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सच एज़ लाइन बाय लाइन कि हमने किसी पोएम को एक्सप्लेन करते हुए लाइन बाय लाइन, यानी कि पहले ये, बाद में ये, बाद में ये, हम इसको डिस्क्राइब करते चले जाते हैं। अब मैं बात करूँगी ऑर्डर ऑफ़ इम्पोर्टेंस की। सिंपली देखने में ही पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ़ इम्पोर्टेंस क्या है। तो और ये किन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि परसुएटिंग एंड कन्विंसिंग, जब हम किसी को अपने किसी व्यू पॉइंट पे या अपने किसी आइडिया के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस इस्तेमाल करते हैं। रैंकिंग आइटम्स बाय देयर इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स एंड सिग्निफिकेंस, कुछ आइटम्स या कुछ इवेंट्स या कुछ बातों को हम उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से जब हम उसको रैंक कर रहे होते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सबसे ऊपर लिखा, जो उससे लेस इंपॉर्टेंट उसके नीचे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसके नीचे, या फिर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद जो मीडियम जो इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से वो सेंटर में बात आ गई और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने एंड पे लिख दिया। ये डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं। और किसी भी सिचुएशन को इलिस्ट्रेट करते हुए या किसी प्रॉब्लम को इलिस्ट्रेट करते हुए या फिर सॉल्यूशन देते हुए हम ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस की ही बात करते हैं। आप देखिए कि आजकल एक बड़ा मामला चल रहा है कोविड-19 का, तो उसमें भी हम ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस की ही बात करते हैं कि जो हम उसकी अलामात का ज़िक्र कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलामात हैं उन पर हमारा फोकस ज़्यादा है। जो लीस्ट इम्पोर्टेंट अलामात होती हैं या जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका हम ज़िक्र बाद में करते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है?
बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि जो लीस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरफ मूव करते हैं, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट से लीस्ट इम्पोर्टेंट की तरफ मूव करते हैं। तो उसकी जो पैराग्राफ की जो डिवीजन होती है, वो एक्चुअली ये बता रही होती है कि इस ऐसे की क्या स्ट्रेंथ होगी, लाइक कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन को गड़बड़ नहीं करना है, उसको मिक्स अप नहीं करना है, बल्कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको अरेंज करना है। समटाइम्स however इट इज़ नेसेसरी टू बिगन विद योर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग पॉइंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से शुरू करना पड़ता है, सच एज एन essay दैट कंटेन्स अ थीसिस दैट इज़ हाईली डिबेटेबल। हम किसी भी मामले के ऊपर जिसमें चाइल्ड लेबर है, हमारा बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं जिसमें हम बात करते हैं, तो उसमें हमने जो इश्यूज जो ज़्यादा डिबेटेबल है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो प्रॉब्लम्स, सिंपल है, आपको एक ऐसे लिखने का कहा जाता है कि जो हमारे सोशल इश्यूज़ पे बात करें, तो आपने सबसे पहले उस सोशल इशू को लिखना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। फिर उसके बाद हम लिस्ट की तरफ चलते चले जाएंगे। When writing a persuasive essay, it is best to begin with the most important point because it immediately captivates your reader and compels them to continue reading. तो अपने रीडर को मजबूर करने के लिए या उसको इस बात पे रखने के लिए कि वो आपका ऐसे या आपका लिखा हुआ कॉलम या आपकी लिखी हुई राइटिंग को पढ़ता रहे, तो हमने स्टार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी से लेना है। अब यहाँ पे आपको एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको एक बात, एक थीसिस को सपोर्ट करने के लिए कहा गया है कि आपने ये बताना है कि होमवर्क एक हाई स्कूल स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देखें कि जो सबसे ज़्यादा इस बात को डिस्कस करते हैं कि होमवर्क कैसे ऐड ऑन करता है या एजुकेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप सबसे जो ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होगी वो सबसे पहले करेंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो अहमियत है, जो सबसे कम अहमियत है, वो सबसे एंड पे हम ले जाएंगे। अब इसके लिए कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से वर्ड्स होंगे जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंटली, जस्ट एज इम्पोर्टेंटली एंड फाइनली। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस के हिसाब से कि पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर इम्पोर्टेंट दूसरे नंबर पे कितना इम्पोर्टेंट है, तीसरे नंबर पे कितना इम्पोर्टेंट है, तो इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के हिसाब से, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि कौन सी बात कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको हमने कहाँ पे लिखना है, शुरू में लिखना है या आखिर में लिखना है, ये इसी तरह, ये ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से है। अच्छा, हम प्रोफेशनल लाइफ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंफॉर्मेशन की, हमारे किस तरह से काम आती है। तो हमें एक टीम वर्क दिया गया है और हमने एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है, या सेट ऑफ स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करना है एक ख़ास गोल को अचीव करने के लिए। वो गोल क्या है? इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। नॉर्मली हर कंपनी का यही एक गोल होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले। तो इसके लिए हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ हमने डिज़ाइन करनी है, कुछ हमने प्लान्स तैयार करने हैं। तो हम क्या करेंगे, या प्रोफेशनल लाइफ में जब आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन होना है, तो आपने क्या करना है कि जितनी भी स्ट्रेटजीज़ होंगी, जितने भी प्लान्स होंगे, उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनको राइट डाउन करना है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो सबसे ऊपर आएगा, जो लेस इम्पोर्टेंट होगा वो दूसरे नंबर पे आएगा, जो उससे लेस इम्पोर्टेंट होगा तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट कहते हैं और उसको आप कहाँ पे प्लेस करते हैं, ये एक्चुअली आपकी एबिलिटीज़ के बारे में बताता है। और यूजिंग द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस टेक्निक ऑल्सो शोज दैट यू कैन क्रिएट अ रेजोल्यूशन विद लॉजिकल स्टेप्स फॉर अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। तो आप चीज़ों को लॉजिकल वे में किस तरह से अरेंज करते हैं और किस चीज़ को किस तरह से अहमियत देते हैं और क्यों देते हैं, ये बताना ज़रूरी है। स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर इज़ बेस्ट यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज़: हेल्पिंग रीडर विजुअलाइज समथिंग एज यू वांट देम टू सी इट। हम रीडर को जो दिखाना चाह रहे हैं, रीडर उस चीज़ को वैसे ही देखे, यानी कि विजुअलाइज करे। तो ये स्पेशल ऑर्डर यहाँ वहाँ पर ज़बरदस्त रहता है। इवोकिंग अ सीन यूजिंग द सेंसेस, जिसमें हमारी 5 सेंसेस हैं, हम किस तरीके से अपने वर्ड्स को यूज़ करें, कुछ ऐसा सीन क्रिएट करें कि हमारे रीडर को लगे जैसे वो देख रहे हैं, या जैसे वो छू के महसूस कर रहे हैं, या फिर उन्हें उस चीज़ का टेस्ट आ रहा है, या वो स्मेल को सूंघ रहे हैं, या फिर उन्हें वो साउंड सुनाई दे रही है। तो ये राइटर जो हजरात होते हैं, जो शायर हजरात होते हैं, ये टेक्निक बड़ी खूबसूरती से वो इस्तेमाल करते हैं। या फिर एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए ये एक अच्छी टेक्निक है। अब इसका थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक्चुअली होता क्या है?
तो ये एक्सप्लेन करता है या डिस्क्राइब करता है चीज़ों को इस तरीके से जैसे वो अरेंज की गई हैं अराउंड यू इन योर स्पेस। आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ कैसे मौजूद है उसको बताने के लिए हम स्पेशल ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं। कैसे एक शॉपिंग मॉल में हम एंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने एक पूरा सीन है और उस सीन को हम कैसे बयान करते हैं, ये एक्चुअली स्पेशल ऑर्डर है। एज द राइटर यू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ योर रीडर फॉर योर रीडर एज देयर पर्सपेक्टिव इज़ द व्यू पॉइंट फ्रॉम विच यू डिस्क्राइब व्हाट इज़ अराउंड यू। तो एक राइटर के तौर पर आप देखते हैं कि बहुत सारे शायर हजरात हैं वो बड़ा खूबसूरत सीन क्रिएट कर देते हैं। तो एक्चुअली वो अपने रीडर को ये फील करवाते हैं जैसे वो सब कुछ रीडर वो सब कुछ देख रहा है जो शायर बताने की कोशिश कर रहा है। द व्यू मस्ट मूव इन एंड ऑर्डरली। अब व्यू अगर हम एक शॉपिंग मॉल में खड़े हैं तो जो हमने उसको रैंडमली नहीं बताना है कि सामने ये है, इधर ये है, उधर ये है, ऊपर ये है, नीचे ये है, बल्कि हमने एक लॉजिकल प्रोग्रेशन होनी चाहिए। गिविंग द रीडर क्लियर डायरेक्शनल सिग्नल्स टू फॉलो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक क्लियर डायरेक्शनल सिग्नल्स होने चाहिए उसके अंदर ताकि रीडर को पता हो कि अब वो अपने राइट पे देख रहे हैं, अब वो अपने फ्रंट पे देख रहे हैं, अब वो अपने बैक पे देख रहे हैं या फिर अपने लेफ़्ट पे देख रहे हैं। द की टू यूजिंग दिस मेथड इज़ टू चूज़ अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन गाइड द रीडर टू फॉलो योर आइज़ एज इट मूव्स इन एन ऑर्डरली ट्रैजेक्टरी फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपने इसमें ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लेना है, फिर उसके साथ साथ आपने मूव करते जाना है और इस तरीके से डायरेक्शन देनी है कि आपके रीडर को भी लगे कि वो आपके साथ साथ मूव कर रहे हैं। अब कुछ ट्रांजिशनल वर्ड हैं जो स्पेशल ऑर्डर में इस्तेमाल होते हैं। जस्ट टू द लेफ़्ट और जस्ट टू द राइट, behind, between, on the left or on the right, across from, a little further down, to the south, to the east and so on, a few yards away, टर्निंग लेफ़्ट और टर्निंग राइट। आप ये देखते हैं कि जब हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बता रहे होते हैं और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं या फिर कोई भी सीन क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप ये देखें कि हम ये सारी चीज़ें इस तरीके से बताते हैं। माई हाउस, आप ये देखते हैं कि छोटे होते हम ये कैसे लिखा करते थे माई हाउस, तो उसमें भी हम ऐसी चीज़ें बताया करते थे कि देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एंड देयर इज़ अ गैरेज इन माई हाउस। और मेरे ड्राइंग रूम के साथ ये है, मेरे टीवी लाउंज के साथ ये है, जब हम आगे जाते हैं तो आगे स्टेयर्स हैं, कुछ इस तरह की बातें हम करते हैं। तो आप ये देखें कि वहाँ पर एक्चुअली हम यही स्पेशल ऑर्डर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम पूरे के पूरे इस लेसन का अहाता करें, इसका एक ओवरव्यू लें तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले क्या, द वे यू ऑर्गेनाइज योर बॉडी पैराग्राफ इंश्योर्स यू एंड योर रीडर स्टे फोकस्ड ऑन एंड ड्रॉ कनेक्शन टू योर थीसिस स्टेटमेंट। हमारे रीडर को और हमें ये इंश्योर करता है कि जो बात हम कर रहे हैं वो बड़ी प्रॉपर तरीके से कन्वे हो गई है और उन्होंने कंसीव भी कर ली है, रीडर ने कंसीव कर ली है। A strong organizational pattern allows you to articulate, analyze and clarify your thoughts. As a writer, अगर हमारा strong organizational pattern है तो हमारे लिए अपना जो मटेरियल है उसको बताना, अपने थीसिस को या अपने थॉट्स को बताना, उसका एनालिसिस करना या उसको क्लियरली कन्वे करना बड़ा आसान हो जाता है। प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर योर essay बिफोर यू बिगिन टू search for supporting evidence help you conduct more effective and direct रिसर्च। एक ऐसे लिखने से पहले या एक राइटिंग लिखने से पहले हम उसके लिए चीज़ों को ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं। उस मटेरियल को इकट्ठा करने से पहले अगर हम प्लानिंग कर लें कि हमने एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन बतानी है उसकी शेप कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हमारे लिए रिसर्च करना आसान हो जाता है। यानी कि बहुत सारी जो फजूल इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करने से बच जाएंगी। फिर यहाँ पर हमने 3 टेक्निक की बात की। उसमें सबसे पहले हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात की। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन expository writings. It is useful for explaining the history of your subject, for telling a story, or for explaining a process. Order of importance is most appropriate in a persuasion paper as well as for essay in which you rank things, people or events by their significance. यानी कि importance के हिसाब से हमने चीज़ों को जब डिस्कस किया तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लीस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरफ जाएं या मोस्ट इम्पोर्टेंट से लीस्ट इम्पोर्टेंट की तरफ जाएं। Thirdly, special order describes things as they are arranged in space and is best for helping reader visualize something as you want them to see it.
इट क्रिएट्स अ डोमिनेंट इम्प्रेशन। तो क्योंकि ये हमारी सेंसेस को कंपेल करता है और ये हमें विजुलाइज करने में हेल्प करता है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तरीका है किसी भी चीज़ को, ख़ास तौर पर जब हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या फिर स्पेसेस में हम चीज़ों को बता रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ माय यूट्यूब पेज। यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप LMS के ऊपर मुझसे पूछ सकें। थैंक यू वेरी मच।